be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब यूएस ईरान की टेंशन्स काफ़ी टाइम से चल रही हैं, बट दो तीन आर्टिकल्स बहुत बड़े मेजर डेवलपमेंट दिखा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स। एक तरफ जहां पे जो यूनाइटेड स्टेट्स के एनवॉय हैं टू मिडिल ईस्ट या फिर यूएस एम्बेसडर हैं टू मिडिल ईस्ट, जिनका नाम है स्टीव विटकॉफ, वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि ईरान सिर्फ एक हफ्ते दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। और वहीं पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिनको आप सभी जानते होंगे। ये जो आप स्क्रीन पे इमेज देख पा रहे हैं, ये है फॉर्मर सीआईए ऑफिसर जॉन किराको। इनके पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हुए हैं, इनके आर्टिकल्स पे मैंने डिस्कशन किया है, बाकी लोगों ने भी डिस्कशन किया है। और इन्होंने यहाँ तक तो ये बता दिया है कि जो ट्रंप का इनर सर्कल है वो डिसाइड कर चुके हैं कि ईरान के ऊपर कब अटैक करना है। इवन ही हैज़ गिवन द पॉसिबल डेट्स। बट फिर भी मैं कहूँगा कि सिर्फ हम न्यूज़ को नहीं देखेंगे, हम ओवरऑल एनालिसिस करेंगे और चीज़ों को थोड़ा सा डिग डीप करने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। तो आप जैसे देख सकते हो बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पे विटकॉफ वार्न कर रहे हैं कि ईरान अ वीक अवे फ्रॉम द रेड लाइन। यहां पे दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं और साथ साथ में ये आप न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल देख सकते हैं जहां पे लिखा गया है ईरान कुड बी अ वीक अवे फ्रॉम एनरिचिंग यूरेनियम टू वेपन्स ग्रेड। अब जैसे पहले मैंने आपको लेक्चर्स में बताया है, और अगर आपको डिटेल में जानना है कि क्या प्रॉपर एनालिसिस है, क्या डिस्कशन चल रहे थे, क्या वार्तालाप, क्या बातचीत हो रही है इस पूरे टाइम पे, तो मेरे दो वीडियोस मैंने बनाए थे जहां पे एक तरफ रशिया ने यूएस को वार्न किया था और ब्लेम किया था यूरोप को कि जो आज आप सिचुएशन देख रहे हैं, अगर आप अटैक करते ईरान के ऊपर, दिस इज प्लेइंग विद द फायर। और मैंने इसको अच्छे से डिकोड भी किया था, आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिखाया था। इवन फिर उसके बाद में ईरान के सुप्रीम लीडर के भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं। उन्होंने ह्यूमिलेट भी किया ट्रंप को विद 3 बिग वार्निंग्स, जहां पे एक कहा गया था कि आप जो 47 साल से ट्राई कर रहे हैं ईरान की रिजीम को टॉपल डाउन करने की, वो अभी भी नहीं हो पाएगा। और इवन 8 प्रेसिडेंट्स ऐसा कर चुके हैं। और तब जो वॉरशिप्स आप देख रहे हैं जिसको ईरान ने घेर रखा है, जहां पे आप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं, चाहे अब्राहम लिंकन हो या जेराल्ड आर फोर्ड हो, तो इन्होंने कहा कि वॉरशिप्स भी तो सिंक हो सकती हैं, हमारे पास भी तो ऐसे वेपन है। ये आप डिटेल में जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको अच्छे से मिल जाएंगे, जो आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। अब ये स्टीव विटकॉफ क्या कहते हैं? स्टीव विटकॉफ ये कहते हैं कि सिर्फ एक हफ्ता और है, एक हफ्ते के अंदर ईरान जो है वो यूरेनियम का इतना एनरिचमेंट कर देगा, यानी 90% से ज्यादा एनरिचमेंट कर देगा, जिससे वो न्यूक्लियर वेपन बना पाए। अब पहली बात तो ये एक प्रेशर टैक्टिक तो है ही, और ये भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, देखिए, क्योंकि ये कह रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। हाँ, बात हमेशा से ये चली आ रही है कि हाँ, जब से 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से 2018 में यूएस विड्रॉ करता है, फिर यूरोप ईरान को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। और जबकि रशिया ने यह कहा था कि ईरान तो फिर भी उस टीटी का पार्ट था, यूएस ने अपने आप यूनिलेटरली विड्रॉ किया था, तो आप ईरान को ब्लेम नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे आप ये स्टेटमेंट देख सकते हो, जहां पे ये कह रहे हैं सिर्फ एक हफ्ता लगेगा, 90% एनरिचमेंट हो जाएगा। हालांकि रिपोर्ट्स पहले भी निकल के आई हैं कि 60% तक तो एनरिचमेंट हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। और इसीलिए ये साफ साफ कह देते हैं कि जब हमारी ईरान के साथ बातचीत भी हुई थी, तो ट्रंप ने मुझे और जो जेड कुशनर हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ हैं, उनको भी कहा था कि आपको जो बातचीत करनी है, जो नेगोशिएशन चल रहे हैं, जो 2 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, जो दूसरा राउंड हुआ था वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, और उसके बाद मैंने कहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, 4-6 घंटे मीटिंग चली थी। तो उन्होंने कहा कि एक तो जीरो एनरिचमेंट होना चाहिए, और जो भी उनके पास में अभी मटेरियल है, यूरेनियम का जो मटेरियल जो उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, उसको रिटर्न करना होगा यूएस को। ये सारी बातचीत चल रही थी और काफ़ी सारी रेडलाइंस उस टाइम पर भी ड्रॉ की गई थी। अब इसी इंटरव्यू के दौरान ये फॉक्स न्यूज़ को जब इंटरव्यू दे रहे थे, तो ये कहते हैं कि अब सबसे बड़ी बात ये है कि ईरान अभी कैपिटुलेट नहीं कर रहा है, और ट्रंप भी इस बात को लेकर क्यूरियस है कि ईरान कैपिटुलेट क्यों नहीं कर रहा है। कैपिटुलेट का मतलब ईरान अभी सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है। हम उनके ऊपर इतना प्रेशर पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहे हैं, इवन उनको चारों तरफ से नेवल पावर या सी पावर या फिर जितने भी फाइटर जेट्स, मिसाइल, हर एक तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ईरान को घुटने पर ला सकें, या फिर ईरान जो है नेगोशिएशन मान जाए। मतलब जो हमने प्लान रखा है कि वो एनरिचमेंट नहीं करेंगे, उसको गिव अप कर देंगे, और जो भी उनके पास में स्टॉक पाइल मटेरियल है, यानी जो उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, उसको वो गिव अप कर देंगे, वो यूएसए को दे देंगे। वो क्यों नहीं मान रहे हैं? तो यहाँ पे हालांकि उन्होंने बहुत ही केयरफुली वर्ड्स यूज किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं फ्रस्ट्रेटेड वर्ड यूज नहीं करना चाहता, मतलब क्योंकि पहले बहुत ज्यादा फ्लोट हो रहा था मीडिया हाउसेस के द्वारा कि ट्रंप अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, एट द एंड वो चाहते हैं कि बस किसी ना किसी तरीके से ईरान की रिजीम को टॉपल डाउन कर दिया जाए, ओवरथ्रो कर दिया जाए। बट यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं फ्रस्ट्रेटेड टर्म यूज नहीं करूंगा, बिकॉज ट्रंप को भी पता है कि उनके पास में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बट वो क्यूरियस हैं कि ईरान अभी तक क्यों गिव अप नहीं कर रहा है। इतना ज्यादा हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और ये नहीं कहने को आता कि नहीं, हमें नहीं चाहिए न्यूक्लियर वेपन, या फिर हम ये करने को तैयार है, ऐसा कुछ भी ईरान की तरफ से नहीं निकल के आता है। अब आगे मैं बात करूंगा कि जॉन किरियाकू ने क्या कहा है। हालांकि जो मैंने पहले डिस्कशन भी किया है वीडियोस के अंदर, उनका भी मेंशन उन्होंने किया है, बट
उन्होंने क्या मेंशन किया, उन्होंने क्या डेट दी है और कौन कौन सी पॉसिबल डेट हो सकती है। बिकॉज जेरूसलम पोस्ट का एक आर्टिकल था, मैं वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छा एनालिसिस किया हुआ है। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं। आगाज 2027 जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए है, सेम गोज फॉर नीव। अगर आप 2028 का टारगेट कर रहे हैं तो आप नीव को ज्वाइन कर सकते हैं, 2027 का टारगेट कर रहे हैं तो आगाज को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप हिंदी में टारगेट कर रहे हैं तो प्रारंभ को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब फॉर्मर सीआईए ऑफिसर जो हैं एक पॉडकास्ट के दौरान कहते हैं कि डिसीजन बना लिया गया है कि ईरान को अटैक करना है और यूएस स्ट्राइक तो होके ही रहेगी। लेकिन सबसे खास बात थी कि इन्होंने बहुत जल्दी बता दिया। इन्होंने कहा कि बाय मंडे और ट्यूसडे इट विल हैपन। अब एक बार के लिए वीडियो देखिए, लगभग 1 मिनट का है। यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से ये अपनी रीजनिंग बता रहे थे या फिर लॉजिक दे रहे थे कि क्यों मैं ये समझता हूं कि यूएस जो है ईरान के ऊपर अटैक करके रहेगा। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। I have a friend, former CIA officer, who was at the White House this morning talking to his friends, and he says that a decision has been made to attack Iran on Monday or Tuesday. The president yesterday gave the Iranians 10 days. अब एक बार के लिए बता दूं कि ये जो पॉडकास्ट था ये फरवरी 20 फ्राइडे को हुआ है। तो ये फ्राइडे को ये क्लेम करते हैं कि यूएस जो है मंडे या ट्यूसडे को स्ट्राइक कर सकता है। अब हालांकि मंडे हो चुका है और ट्यूसडे देखना होगा उसकी पॉसिबिलिटी मेरे पर्सपेक्टिव से। हालांकि देखिए इतना ज़्यादा प्रेडिक्ट करना कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि मैं तो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा नहीं हूं और ना ही मेरा कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो वहां पे बैठा है और मुझे कॉल करता हो, मुझे बताता हो कि देखिए युवराज सर ये होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। बट मुझे ट्यूसडे वाली जो चीज़ है वो थोड़ी सी मतलब लग रही है कि आई डोंट थिंक सो दैट यूएस विल अटैक ईरान ऑन ट्यूसडे एज वेल। बट इनका कहना ये था, मतलब कहने का मतलब है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ 1 या 2 या 3 हफ्ते के अंदर कि अटैक हो जाए। अभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी और हर एक पॉसिबिलिटी में क्या क्या खतरा हो सकता है। To accept our proposals for an end to their ballistic missile program, an end to their uranium enrichment program, an end to supporting groups in the Middle East like Hamas and Hezbollah and the Houthis. But he's done this before. Well, he'll give you 10 days, he'll give you 2 weeks, and then he'll just attack 2 days into it. He thinks that keeps people off balance. And so he said that there are battle lines, that the anti-war forces are J.D. Vance and Tulsi Gabbard. अब इन्होंने एक चीज़ मेंशन करी यहाँ पे, जो चीज़ मैं ऑलरेडी अपने जो पुराने लेक्चर्स थे यहाँ पे जब मैंने चीज़ें कवर करी थी तो मैं ऑलरेडी बता चुका था कि जो चीज़ बाहर निकल के आ रही है कि यूएस नहीं चाहता है कि यूरेनियम का एनरिचमेंट जो हो वो इवन पीसफुल पर्पसेस के लिए भी हो। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आपको ख़त्म करना होगा, उसको आपको कंटिन्यू नहीं करना है। आप जो प्रॉक्सीज या ग्रुप्स को सपोर्ट करते हुए नजर आते हो, जो इजराइल को या फिर यूएस को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं, आपको उनको सपोर्ट नहीं करना है। इनके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ और इन्होंने कहा कि सबके सब एग्री हैं एक्सेप्ट अगर आप एंटी वॉर फोर्सेस की बात करेंगे ट्रंप के इनर सर्कल में तो एक तरफ है जेडी वांस और दूसरी तरफ है तुलसी गाबार्ड। बस यही है जो नहीं है। और फिर उसके बाद में ये शॉकिंगली ये कहते हैं कि जब उन्हें वो ये चीज़ मुझे बता रहे थे तो उन्होंने ये मेंशन किया कि इवन जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, जो आर्म फोर्सेस के जो चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं, वो भी एग्री कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद में शॉकिंगली इन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब वो तो हमेशा से उन्हें पता है कि वॉर क्या होती है, वॉर में कैसी सिचुएशन होती है, अब एकदम से वो कैसे मान रहे हैं, वो तो सबसे एंड में मानते हैं। तो इन्होंने कहा कि आपको ये समझना पड़ेगा, जिन भी फ्रेंड से बात कर रहे थे जो इनर सर्कल के अंदर है, तो उन्होंने कहा कि आपको ये देखना होगा कि पिछले 12 महीने के अंदर जो भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे उन सबको हटा दिया गया है। अब वो लोग बैठे हैं चीफ ऑफ स्टाफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लॉयलिस्ट हैं। एंड देन ही सेज कि हाँ नाउ इट डज मेक सेंस। तो इस बारे पे ये कह रहे थे। और इवन आप देखिए, आप सर्बिया हो, स्वीडन हो, इवन इंडिया ने भी अपने सिटीजन्स को कह दिया है, वार्निंग इशू कर दिया है कि आपके पास में जो भी अवेलेबल साधन है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिससे आप ईरान से निकल सकते हैं तो निकलिए, इंक्लूडिंग कमर्शियल फ्लाइट्स एज वेल। अब जहां पे ये बात कर रहे थे कि हम देखेंगे 10 से 15 दिन की क्या डिप्लोमेसी की जीत होती है और डिप्लोमेसी नहीं तो फिर मिलिट्री एक्शंस देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की टीम कुछ और कहती है और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं या ये जो ईरान ऑफिशियल्स हैं, अब आपको मैं बता दूं स्टीव विटकॉफ, जेड कुशनर, ये सारे के सारे ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि अभी हम थोड़े ही दिनों में, नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर, 2-3 दिन के अंदर हम अपने सीनियर ईरानियन ऑफिशियल से ये अप्रूवल ले लेंगे क्योंकि हम अभी न्यूक्लियर एग्रीमेंट का जो ड्राफ्ट है उसको डिजाइन कर रहे हैं एंड देन उसके बाद में जो यूएस नेगोशिएटर हैं स्टीव विटकॉफ, उनको भेज दिया जाएगा। अब यहां पे इन्होंने कहा कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है या जो बातचीत चल रही है इसमें यह है कि हमें जो सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए गए हैं वो हटा दिए जाएंगे और हम फिर न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे या यूरेनियम का उतना एनरिचमेंट नहीं करेंगे जिससे हम न्यूक्लियर वेपन बना पाए। और अरागाची ने साफ साफ ये कहा कि ईरान ने ये नहीं कहा है कि वो बिल्कुल भी यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, वो पीसफुल पर्पसेस के लिए करेंगे और ना ही यूएस ने डिमांड किया है। अब एक तरफ यूएस ये बोलता है कि हम ये डिमांड कर रहे हैं,
ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम ये डिमांड कर रहे हैं। अब ये ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच में है सच्चाई और क्या मीटिंग में होता है, उसके बाद में क्या रिपोर्ट्स बाहर निकल के आती हैं, क्या डिस्कशंस होते हैं, वो तो ये जाने। बट ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, यूएस ऑफिशियल्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि उनकी ये रेड लाइन है, इनकी ये रेड लाइन है। और अब ओमान ने भी कंफर्म कर दिया है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स भी होंगे, जो कि थर्सडे को होंगे। अब समझते हैं इन सारी डेडलाइन में, ये जो सारी मैंने आपको न्यूज बताई, कि क्या पॉसिबिलिटी है कि कब जो ट्रंप है डिसाइड कर सकते हैं, और चार ऐसे कौन से ऑप्शन है। देखिए, पहला ऑप्शन तो ये था कि संडे, मतलब जो कल गया है संडे, और जो आने वाला थर्सडे है, जब जेनेवा के अंदर, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर जब तीसरी राउंड ऑफ टॉक्स देखी जाएंगी, यूएस और ईरान न्यूक्लियर टॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, तो इस संडे और थर्सडे के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है ट्रंप ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि तेहरान को अटैक करना ही करना है। बस वो अब ये वेट कर रहे हैं कि सारे के सारे जो मेरे पीसेस हैं, मतलब मिलिट्री वाइज या साइकोलॉजिकल वाइज, या मेरे अलाइज जो है मिडिल ईस्ट में, वो सारे के सारे अलाइंड हैं, तब मैं ये अटैक कर सकता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि थर्सडे को अटैक हो जाए अगर ईरान एक ऑफर देता है और इमीडिएटली जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब इसी में ये कहा गया है कि ये थोड़ा सा कम ऑप्शन, मतलब ये पॉसिबिलिटी कम लगती है, बिकॉज मान लीजिए ईरान ने कोई ऑफर दिया, अब ईरान ने ऑफर दिया और आउटराइटली आप रिजेक्ट कर रहे हो, तो साफ साफ तो यही क्लेम आएगा ना कि आपकी इंटेंशन यही थी कि आप अटैक करना चाहते थे। तो इस चीज का जो ऑप्शन है वो कम हो जाता है। लेकिन सेकंड ऑप्शन के बारे में बहुत ज्यादा बात की जा रही है कि ट्रंप जो है वो नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में या मिडिल में अटैक कर देंगे, क्योंकि ट्रंप ने ट्रंप जो है पहले भी 2 वीक की डेडलाइन ऑलरेडी दे चुके हैं, जो मैंने आपको 10 से 15 के बारे में बात करी। और जब आप ये डेडलाइन के बारे में बात करते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि एक यूएस ऑफिशियल थे, वो कहते हैं कि ट्रंप है ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल और साइंटिफिक नहीं होते जब वो ये गाइडलाइंस दे रहे होते हैं, बस उनके जो लगता है उन्हें कि हाँ यार ये टाइम पीरियड है तो दे देते हैं, बट ही इज़ नॉट दैट मच लॉजिकल अबाउट इट। तो अभी इसको ऑप्शन नंबर 2 टेबल पे रखा जा रहा है। लेकिन थर्ड ऑप्शन ये है कि अमेरिका अटैक कर सकता है मार्च 19 के बाद में, यानी पोस्ट रमदान, जो अभी इस्लाम का होलीएस्ट मंथ चल रहा है, जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है बहुत सारे जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं या मुस्लिम लोग हैं उनके द्वारा। और अगर इस टाइम पे ट्रंप अटैक करते हैं, यानी 19 मार्च से पहले अटैक करते हैं, तो हो सकता है जो उनके अलाइज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वो भी उस चीज़ से खफा हो जाए। और जो एक खमीनी बार बार ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो यूएस है ये एंटी ईरान है, ये हम पे अटैक करना चाहते हैं, तो अगर इस टाइम पे अटैक होता है तो एक रिलीजियस एंगल आ सकता है, जिसकी वजह से जो खमीनी है वो सपोर्ट गैदर कर सकते हैं विद इन ईरान ऑल्सो, और वो ज्यादा भारी पड़ सकता है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे। और दूसरा ऑप्शन है जिसके बारे में बोला जा रहा है कि बहुत ही कम लगता है इसकी पॉसिबिलिटी है, वो है कि आप बहुत टाइम बाद देखते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने बाद में आप देखते हैं कि यूएस अटैक करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर वहां पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, दर्जन भर डिस्ट्रॉयर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ अदर एयरक्राफ्ट अगर मिडिल ईस्ट में आप रखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉस्ट कर रहा है बिलियन ऑफ डॉलर्स टू अमेरिकन। और इसलिए बहुत मुश्किल लगता है कि आपको ऐसा देखने को मिले कि 3 से 6 महीने लग जाएं, 6 से 9 महीने लग जाएं कि जब वो अटैक करेंगे। वेनेजुला में भी जब आपने देखा होगा, जब सराउंड किया गया था कैरेबियन सी के अंदर, तो इतना टाइम नहीं लिया था। पहले वो ड्रग बोट्स पे अटैक कर रहे थे, धीरे धीरे प्लानिंग की जा रही थी, एयरक्राफ्ट कैरियर को लाया जा रहा था, हर एक प्लानिंग की जा रही थी, और उसके बाद में आपको अटैक देखने को मिलता है। बट आप ये पूछेंगे कि किस टाइप का अटैक, हालांकि मैं बता चुका हूं, बट अब ये हो रहा है कि ट्रंप ने खुद ने कंसीडर कर लिया है कि पहले मैं एक इनिशियल अटैक करूंगा, पहले मैं डिप्लोमेसी का सहारा लूंगा, फिर मैं इनिशियल एयर स्ट्राइक्स करूंगा। अगर तब भी ये गिव अप नहीं करते अपने न्यूक्लियर वेपन को, तो उसके बाद में हम ऐसा स्ट्राइक करेंगे, ऐसे बड़े लेवल पर स्ट्राइक करेंगे कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमीनी, उनकी सरकार को ही गिरा दें। इस चीज को मेंशन किया गया है। और जो टारगेट कंसीडर किए गए हैं, अगेन यहां पे मेंशन किया गया है, जो ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं उसके हेडक्वार्टर को, या फिर कंट्री की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, या फिर जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, उन सबको डिस्ट्रॉय करने का प्लान किया जा रहा है। और जिस तरीके से मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, तो एक्स नेटो कमांडर हैं जेम्स जी स्टैवरिडिस, उन्होंने कहा है कि ये जो यूएस मिलिट्री बिल्डअप आप ईरान के अराउंड देख रहे हैं ना, इट इज दांतेज इन्फर्नो। अब दांतेज इन्फर्नो एक फेमस और बहुत पुरानी पोयम है, जिसमें जो जिन्होंने भी ये पोएम लिखी है, जो कवि हैं दांते अलिगेरी, वो डिस्क्राइब करते हैं एक हेल को, नरक को। जब नरक बहुत सारी लेयर्स में आता है और सर्कल्स के अंदर आता है, उसको दांतेज इन्फर्नो कहा जाता है। और इसीलिए इस कंपैरिजन को इन्होंने इस्तेमाल किया है कि आप देख सकते हो यूएस ने इस तरीके से मिलिट्री बिल्डअप बनाया है जो दांतेज इन्फर्नो है, मतलब सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल, एंड दीज आर हेल ऑफ सर्कल्स। और इन हेल ऑफ सर्कल्स के बीच में, मतलब नरक के जो ये सर्कल हैं, उनके बीच में बैठा है अयतुल्ला अली खमीनी। और इसीलिए इन्होंने जो यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस है उसको एक तो इराक वॉर में जो 2003 में इन्वेजन हुआ था, जो गल्फ वॉर 1990s और 1991 के दौरान में देखने को मिलती है, तो ये एक स्मॉल डिप्लॉयमेंट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मिलिट्री सेटअप है। और इसीलिए स्ट्रेटेजिक आप देखेंगे ना ये सर्कल्स में, तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं जो यूएस और अदर बेसेस से फ्लाई कर सकते हैं, फिर 2 एयरक्राफ्ट
कैरियर्स हैं, फिर उसके बाद में आपको हर एक कैरियर में 80 फाइटर जेट देखने को मिल रहे हैं, फिर डोमिक मिसाइल्स हैं, फिर ड्रोन्स हैं, एयरफोर्स जेट्स हैं, और उसके सेंटर में बैठे हैं अयतुल्ला अली खमीनी। इसे वो दांतेज इन्फर्नो कह रहे हैं, जो कि एक फेमस ओल्ड पोयम है जहां पे हेल को डिस्क्राइब किया गया है बहुत सारी लेयर्स और सर्कल्स के अंदर। अब ईरान साफ साफ जैसे पहले भी कहता हुआ है कि हम अपने आप को डिफेंड करेंगे, हम यूएस के अलाइज को अटैक कर सकते हैं, उनके मिडिल ईस्ट पे बेसिस पे ट्रूप्स को टारगेट कर सकते हैं। इवन उन्होंने ये कहा है कि ईरान जो है क्लोजली मॉनिटर कर रहा है जो भी एनिमी के मूवमेंट्स है अलॉन्ग द बॉर्डर। अब चाहे से वो कोस्टल साइट्स पे, मोस्टली कोस्टल साइट्स पे आपको देखने को मिल रहा है। बट बात यह है कि अब ईरान में सैटरडे से ही डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले जो प्रोटेस्ट थे उसमें आपने देखने को मिला था कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग सड़कों पे आ चुके थे, इस बार भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मोस्टली ये प्रोटेस्ट यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, जहां एक तरफ जब सैटरडे को एंटी रिजीम प्रोटेस्ट होते हैं, जहां पे कहा जाता है कि जो इतने सारे प्रोटेस्ट हुए पहले जिसमें आर्थिक हार्डशिप्स देखने को मिली थी लोगों को, जहां पे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आए थे, उसमें जो लोग मारे गए थे उनके एवज में ये प्रोटेस्ट हो रहे थे। बट उसी के बाद अगले दिन बाद फिर हमें प्रो रिजीम प्रोटेस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो जैसा पहले देखा गया था कि लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट देखने को मिला था, उसके बाद में कहा गया था कि गवर्नमेंट ने जो है प्रो रिजीम प्रोटेस्ट भी इंस्टॉल कर दिए ग्राउंड पे, वैसे ही प्रोटेस्ट अब हमें देखने को मिल रहे हैं। और खास बात यह है कि अगर मान लीजिए इन अटैक्स में अयतुल्ला अली खमीनी मारे जाते हैं, उनका असैसिनेशन हो जाता है, तो ईरानियन लीडर ने अपने जो सबसे लंबे टाइम से लॉयलिस्ट चले आ रहे हैं उनको अपना सक्सेसर चुन लिया है, और उनका नाम है अली लारीजानी, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कमांडर रह चुके हैं, एक वेटरन पॉलिटिशियन रह चुके हैं, और अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ईरान के स्टेट अफेयर्स में। और बताया जा रहा है कि प्रेजेंटली जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें गवर्नमेंट क्या रोल निभा रही है उसके ऊपर इनका ध्यान है। जो अभी न्यूक्लियर टॉक्स चल रहे हैं वॉशिंगटन के साथ में, उसको भी ये हैंडल कर रहे हैं, साथ साथ में क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने अलाइज के साथ में, चाहे वो रशिया हो, कतर हो, ओमान हो। और अगर मान लीजिए कोई वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो ही विल बी लीडिंग द प्लानिंग। जो भी वॉर के टाइम पे प्लानिंग होगी वो ये लीड कर रहे होंगे, यानी अली लारीजानी। तो अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश ये सरकार को ओवरथ्रो करने की कोशिश करते हैं तो आपको फ्यूचर में ये देख सकते हैं। अब ये देखना होगा कि ये उस अगर वॉर होती है और आपको अटैक्स देखने को मिलते हैं तो ये कहां रहते हैं, ये कितना बच पाते हैं, और अयतुल्ला अली खमीनी सही में असैसिनेट हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। ये सारे मेजर डेवलपमेंट्स थे। ऑलरेडी मैं हर एक पॉइंट के बारे में पहले बात कर चुका हूं, बट ये मुझे मेजर डेवलपमेंट्स लगे, जहां पे कुछ एक्ससीआई ऑफिसर कह रहा है कि यू कैन एक्सपेक्ट द अटैक इन 2 to 3 days, और यूएस हैज डिसाइडेड टू अटैक ईरान, और साथ साथ में अब ईरान जो है वीक अवे है फ्रॉम डेवलपिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आई ऑलवेज सी दिस, लिव इन सच वे, इस तरीके से जिए जिससे कि यूनिवर्स आपके ऊपर प्राउड हो। दैट इज इट। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।